बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द की शिकायत तो मेरे ख़्याल से हर ख़ातून को रहती है, थोड़ी या बहुत किसी न किसी फ़ॉर्म में। अब सर दर्द की शिकायत वैसे तो इसको हम इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जो भी आप मेडिसिन से आपका हेडेक ठीक हो जाता है, आप वो आराम से ले लेते हो बग़ैर किसी डर खौफ के। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द की शिकायत की सूरत में जो मेडिसिन आप पहले लेते थे, अब आप वो मेडिसिन बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं ले सकते, इसीलिए आपको एहतियात करनी पड़ती है। अब सर दर्द की क्या वजूहात हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की वजह से कौन सी वजूहात हैं, प्रेगनेंसी के अलावा कौन सी वजूहात हैं, किस टाइम पे आपने अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना है, और सर दर्द के लिए क्या रेमेडीज़ हैं, आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के पहले 3 माह यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स ज़्यादा हो रहे थे, उसकी वजह से भी पेशेंट्स को हेडेक या सर दर्द रहता है। ब्लड वॉल्यूम यानी खून का दौरान बढ़ जाता है, खून की मिकदार भी बढ़ जाती है, इससे भी होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले 3 माह के दौरान इन्हीं प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को मतली आना, उल्टी आना, इसकी शिकायत रहती है। अब जब आप वॉमिट करोगे और खाना-पीना आपका नहीं होगा सही, तो उसके साथ ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी बॉडी में पानी की कमी, और उसकी वजह से आपका बीपी लो हो जाता है। तो ये एक वजह है। दूसरी, अगर आप खाना आपका प्रॉपर्ली इनटेक नहीं होता, उसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ये भी एक वजह है हेडेक की। फिर जो है इसके अलावा जब आप जैसे-जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती जाती है, 4th, 5th, 6th, 7th मंथ और ऑनवर्ड जो है, उसकी कुछ और वजूहात भी साथ में आ जाती हैं। क्योंकि बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के साथ-साथ बच्चेदानी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा होता है, प्रेशर इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। पोस्चर आपका काफ़ी चेंज हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। वेट गेन और पोस्चर की वजह से आपके बहुत सारे मसल्स जो हैं वो पुल हो जाते हैं, उससे भी आपको हेडेक की शिकायत रहती है। फिर आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपको सोने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, पोस्चर आपका ठीक नहीं रहता, ये भी एक वजह है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली प्रेगनेंसी के आखिरी माह में डिलीवरी का डर, खौफ कि कोई पेचीदगी ना हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसकी वजह से भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है और काफ़ी टेंशन पेशेंट्स को रहती है, और हेडेक की शिकायत आमतौर पर पाई जाती है। फिर जो कंडीशंस प्रेगनेंसी के अलावा हैं, लाइक मिग्रेन, कुछ लोगों को मिग्रेन की शिकायत होती है, प्रेगनेंसी से पहले भी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको ये चीज़ हो जाए तो फिर उन्होंने अपने डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना है, क्योंकि जो मेडिसिन आप पहले ले रहे थे वो भी आप नहीं ले सकते। इसी तरह कुछ लोगों को साइनसिस का बड़ा इशू होता है, साइनसाइटिस। अगर वो माइल्ड हो तो उसमें तो चलो स्टीम इन्हेलेशन वगैरह बेहतर रहता है, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो फिर आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन खानी है। इसी तरह कुछ लोगों को आई साइट का इशू होता है, तो अगर उनकी आई साइट में उनको लगता है कोई चेंज आया है, तो उससे भी हेडेक्स हो सकते हैं। तो आप अपनी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आई साइट में कोई चेंजेस आई हैं, तो अपनी ज़रूर अपनी नज़र चेक करवाएँ, और अगर आपको ऐनक का चेंज वगैरह करनी है, तो वो उससे आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा। फिर प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हेडेक्स पेशेंट को रहते हैं। तो जब भी पेशेंट हमारे पास हेडेक के साथ आता है, तो हमारी सबसे पहली यही बात होती है कि बीपी चेक कर लें। अगर बीपी उनका लो है तो हम उनको फ्लूइड इनटेक का कह देते हैं कि आप फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा लो, खाना-पीना ठीक करो। और अगर हाई है तो फिर उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वो बच्चे की भी और माँ की भी करवाते हैं, और उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स रिकमेंड कर दी जाती हैं, और साथ-साथ में फिर फ़ॉलो-अप रखा जाता है। ठीक है? फिर जो है, अब आपने इन सारी चीज़ों के लिए करना क्या है? कैसे आप इस हेडेक से छुटकारा पा सकते हैं? तो छुटकारा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि आपने अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, ठीक है? ब्लड शुगर्स को मेंटेन करने के लिए बजाय 3 दफ़ा खाने के आप छोटे-छोटे मील्स ले लिया करें, 6 दफ़ा खा लें, ठीक है? फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स हम रिकमेंड करते हैं कि हर 2-3 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप ना हो। फिर मेडिटेशन या योगा वगैरह होगा, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और इसके साथ-साथ वॉक हम रिकमेंड करते हैं, जिन लोगों को स्ट्रेस या टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो वॉक जब आप करते हो तो उसके साथ आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ होती है, जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं।
یہ کیمیکلز جو ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھتی ہیں، ہیپی کیمیکلز ان کو کہتے ہیں، تو یہ بھی کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں، تو آپ آرام سے 15 سے 30 منٹ کی واک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے پوسچر کا خیال رکھنا ہے، نیند کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سارے گیجٹس وغیرہ سائڈ پہ کر لیا کریں، پراپر پوزیشن، پراپر پوسچر رکھیں اور اپنی نیند کا خیال رکھیں، نیند آپ کی پوری ہوگی تو آپ کو ہیڈ ایک ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر جن لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے وہ جب ایک دم سے پریگنینسی میں انٹر ہوتے ہیں تو اکثر ان کا پھر چائے پینے کو دل نہیں کرتا، ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہیڈیکس ہوتے ہیں، تو وہ پھر سلولی اینڈ گریجولی اس کے ساتھ یہ چیز سیٹل ہو جاتی ہے، کیونکہ کیفین کے ساتھ ان کو بہت زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں، تو جب ایک دم سے وڈرال ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو بھی ہیڈیک کی شکایت رہتی ہے۔ پھر اگر وہ تو آلریڈی میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، میگرین ہے، سائنوسائٹس ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ گھر میں جو ہوم ریمیڈیز ہیں ہیڈیک کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ مساج وغیرہ کر لو، کوئی بام وغیرہ لگا لو، اس کے علاوہ آئس پیکس بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں، وہ بھی اگر آپ اس کو اپنی کمر کے، یہ گردن کے ان جپٹھوں کے اوپر یا اگر آپ اپنے فرنٹ ایریا پہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی کافی امپرومنٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر میڈیسنس کی جہاں بات ہے تو میڈیسنس میں جو سب سے سیف ڈرگ ہے وہ ہے پیراسیٹامول۔ پیراسیٹامول آپ آرام سے کھا سکتے ہو ہیڈیک وغیرہ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پین کلرز ہیں وہ پہلے 3 ماہ میں چونکہ بچے کی ڈیولپمنٹ بن رہا ہوتا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اگلے جو آخری 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں بچے کے ہارٹ کے لیے اور کڈنیز کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، تو وہ آپ نے میڈیسنز ہرگز بھی بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کھانی۔ سو یہ کچھ باتیں تھیں ہیڈیک سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی اور کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔